हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, आज हम लोग इस सेशन में जो कि हमारा SPOM इंटरनेशनल टैक्सेशन सेट सी का सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इक्वलाइजेशन लेवी और एक हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल डिजिटल असेट। इक्वलाइजेशन लेवी वैसे तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया है, यानी कि अब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने इसे हमारे सिलेबस का पार्ट बना रखा है। जो हमारे मॉड्यूल्स है उसमें ये गिवन है, तो हम लोग इसे अपने पास करके चलेंगे। वैसे प्रैक्टिकली इक्वलाइजेशन लेवी इज विड्रॉन, राइट। तो आज का जो सेशन है वो इक्वलाइजेशन लेवी का होने वाला है। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम वर्चुअल डिजिटल असेट्स की बात करके चलेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगेगा। तो बिना देरी करे हम हमारा सेशन जो है वो अपने पास स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये चैप्टर क्या है इसका बैकग्राउंड पहले समझते हैं और उसके बाद हम यहां पर इसकी बातचीत करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी जानते हैं और इसको अक्सर ना बेटा गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कि इसको गूगल टैक्स क्यों बोलते हैं या इसका नाम इक्वलाइजेशन लेवी क्यों पड़ा। इन दोनों का रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजेशन लेवी और आपका गूगल टैक्स, ठीक है। अब प्लीज मेरी बात को समझिएगा, सर ये आपका इंडिया है, लेट्स से, और इंडिया के बाहर से आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में सप्लाई करी जा रही हैं। एक एनआर है, लेट्स से ये एनआर यूएसए का है, और ये क्या कर रहा है बेटा, ये इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो राजा बेटा एक बात बताओ, एक बंदा जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है और वो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो भी इनकम कमाएगा इन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होंगी अंडर द हेड पीजीबीपी? ये एक नॉन रेसिडेंट यूएसए का बंदा है, लेट्स से ये जॉन है, जॉन यूएसए में रहता है और वो यूएसए से गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इंडिया में ये गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए से इंपोर्ट करी जा रही है। तो क्या आपकी इंडियन गवर्नमेंट जॉन के ऊपर इन गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी प्रॉफिट आपका जॉन कमाएगा, इस सप्लाई से जो भी प्रॉफिट आपका जॉन कमाएगा, क्या वो प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी? सोचकर जवाब दीजिएगा, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी? द आंसर इज बिग नो। नो सर, ये आपके इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? सर इससे पता है क्या होगा, अगर हम जॉन से इंडिया में इनकम टैक्स लेने लग गए तो आपका जो जॉन है वो कभी भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा ही नहीं, कभी भी सप्लाई नहीं करेगा। जॉन कभी भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा ही नहीं। फ्री ट्रेड आपका जो है वो हैम्पर हो जाएगा। जब यूएसए से इंडिया गुड्स आएंगे तो हम कस्टम्स एक्ट के अंदर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे।
हम जीएसटी एक्ट के अंदर सर्विसेज के इंपोर्ट पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपका जीएसटी भी इंपोज कर देंगे, लेकिन हम जॉन को लाइबल नहीं कर सकते। हम जॉन को लाइबल नहीं कर सकते कि जॉन, तुमने ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करके इंडिया में जो प्रॉफिट कमाया है या इंडिया से जो प्रॉफिट कमाया है, तुम इस पे इंडिया में टैक्स दो। नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन है कि सर जॉन का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जॉन का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जॉन का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मतलब एक एनआर का जब तक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ना हो, जब तक एनआर का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नहीं है, एनआर का एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो हम यहां पर इसके ऊपर इंडिया में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। अंडर द हेड पीजीबीपी बिजनेस इनकम पे हम कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसके ऊपर इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। आपने जो बिजनेस इनकम कमाई है उस पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि आपका इंडिया में कोई भी ऑफिस है, कोई भी ब्रांच है, आपका इंडिया में कोई भी ऑफिस है, आपका इंडिया में कोई भी ब्रांच है, आपका इंडिया में कोई भी फैक्ट्री है, एक्सेट्रा। तो जब तक आपका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तब तक आप अपनी बिजनेस इनकम में इंडिया में कोई भी टैक्स यहां पर पे करेंगे नहीं। मतलब एक नॉन रेसिडेंट अपनी बिजनेस इनकम में इंडिया में तभी टैक्स देने के लिए लायबल होगा जब उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। ऐसा केवल इंडिया के टैक्स लॉ में नहीं लिखा, ये दुनिया के हर एक कंट्री में सेम टैक्स लॉ है। दुनिया की हर एक कंट्री में सेम यही प्रोविजन है कि सर जब तक एक नॉन रेसिडेंट का हमारी कंट्री में पी नहीं होगा, जब तक एक नॉन रेसिडेंट का हमारी कंट्री में पीई नहीं होगा, तब तक हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। ऐसी चीज हर एक टैक्स लॉ के अंदर लिखी हुई है दुनिया के। क्यों लिखी हुई है? ताकि सर दो कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड हो सके। हम एज अ इंडिया में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो जरूरत है, हमारी गर्ज है, हमारी मजबूरी है। इंडिया में वो चीज प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए हमें वो चाहिए दूसरी कंट्री से। तो अगर हम उस कंट्री से ये कहें कि बेटा तुमने यहां पर प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट पे हमको टैक्स दो, तो ये नहीं चलेगा। जब तक एनआर अपना पी इंडिया में ना बना ले, तब तक आप उससे टैक्स नहीं ले सकते। अब ये वाला जो प्रोविजन था ना कि जब तक आपका पी इंडिया में नहीं होगा तब तक हम आपसे इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे, ये वाला जो प्रोविजन है ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस क्या होते हैं सर? ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं जब आप अपना एक ऑफिस सेटअप करते हो, अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करते हो, अपनी एक शॉप सेटअप करते हो और उसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज देते हो, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन आजकल जो एरा है वो तो डिजिटल एरा है। आजकल जो एरा है वो डिजिटल एरा है। तो डिजिटल एरा में क्या हुआ सर? डिजिटल एरा में क्या हुआ, लोग क्या करते हैं सर? अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। लोग क्या करते हैं सर? अपनी वेबसाइट बना लेते हैं और वेबसाइट बनाकर क्या करते हैं मालिक? वेबसाइट बनाकर क्या करते हैं मालिक? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट को ना 2014-15 में एक चीज जानने को मिली, जो चीज जब गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट के पैरों तले जमीन निकल गई और सर के ऊपर से आसमान गायब हो गया। सर ऐसा क्या हुआ था बेटा? 2014-15 में गवर्नमेंट को पता चला कि जो गूगल है, गूगल कौन सा वाला? गूगल इंडिया नहीं, गूगल यूएसए इंडिया से एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। गूगल
यूएसए इंडिया में एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है तो आप गूगल में क्या देते हो? ऐड देते हो। जगह जगह पर आप देखते हो स्पॉन्सर्ड ऐड आती हैं। तो लोग क्या करते थे? गूगल को पैसा देते थे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए, कि भाई कस्टमर जो है वो किसी भी वेबसाइट पे जाए तो उसे हमारा प्रोडक्ट दिख जाए, उसे हमारा प्रोडक्ट दिख जाए। ठीक है, तो गूगल ना एड डिस्प्ले करने का काम करता था। गूगल एड डिस्प्ले करने का काम करता था, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज देता था, और गूगल ने यहां पर 4000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। 4000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। और गूगल यूएसए एक नॉन रेसिडेंट है, और गूगल यूएसए का इंडिया में कोई पी नहीं है। इंडिया में कोई पीई नहीं है। इंडिया में कोई पीई नहीं है। इंडिया में कोई पीई नहीं है। तो गूगल यूएसए डिजिटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। गूगल यूएसए डिजिटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, और इंडिया में इसका कोई भी पी नहीं था। इंडिया में इसका कोई भी पी नहीं था। तो ये 4000 करोड़ के रेवेन्यू पे हमारी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा पाई। क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि सर गूगल यूएसए इज अ नॉन रेसिडेंट और उसका इंडिया में कोई भी पी नहीं है। एक नॉन रेसिडेंट से अगर बिजनेस इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स लेना है, एक नॉन रेसिडेंट से अगर आपको बिजनेस इनकम पे इंडिया में टैक्स लेना है, तो सर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होना चाहिए। अब आप कहोगे सर गूगल इंडिया तो है ना, हमने तो गुड़गांव में, हमने तो बैंगलोर में इनके ऑफिसेस देखे हैं। राजा बेटा, गूगल इंडिया जो है ना वो एक सेपरेट एंटिटी है। गूगल ने क्या कर रखा है, इंडिया में गूगल इंडिया नाम की एक अलग से कंपनी बनाकर उसे रजिस्टर्ड कर दिया है। गूगल यूएसए इज अ सेपरेट एंटिटी, गूगल इंडिया इज अ सेपरेट एंटिटी। धंधा कौन कर रही है? धंधा गूगल यूएसए कर रही है। ये एड से रेवेन्यू गूगल यूएसए कमा रही है, गूगल इंडिया नहीं कमा रही। अगर गूगल इंडिया एड से पैसा कमाती फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि गूगल इंडिया का तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, उससे तो हम टैक्स ले ही लेंगे। हम इससे टैक्स नहीं ले पा रहे थे। बात समझा क्या? तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये गूगल यूएसए जैसी कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो मेटा है आपका, ट्विटर है आपका, ये सब लोग एड से बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमा रहे हैं, और इस मोटे पैसे पे इन लोग को कोई टैक्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि इनका इंडिया में पी नहीं है। एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसे अगर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज इंडिया में देनी है और इस स्केल में देनी है, 4000 करोड़ का धंधा करना है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो उसे क्या करना पड़ेगा? इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा। अगर कोई गुड्स बेचना चाहता है इंडिया में इतने बड़े स्केल पे, तो उसको इंडिया में अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट डालनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यहां पर डिस्पैरिटी हो रही है। इस तरीके की जो सर्विस है जो डिजिटली दी जा रही है, जिसके लिए इंडिया में कोई भी पी की जरूरत नहीं है, उस पे हम कोई भी टैक्स नहीं लगा पा रहे। और वहीं पे जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में पी होना जरूरी है, एक ऑफिस होना जरूरी है, एक ब्रांच होना जरूरी है, वो लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। मतलब ट्रेडिशनल धंधे टैक्स के दायरे में आ रहे हैं क्योंकि वो इंडिया में पी सेटअप कर रहे हैं। लेकिन ये डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले इंडिया में अपना कोई पी सेटअप नहीं कर रहे, और पी सेटअप ना करते हुए भी ये मोटा रेवेन्यू कमा रहे हैं जिस पे हम टैक्स नहीं ले पा रहे। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया बेटा? गवर्नमेंट ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 गवर्नमेंट ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 गवर्नमेंट ना एक टैक्स लेकर आई, इक्विलाइजेशन लेवी। अब आपको समझ में आएगा कि ये इक्विलाइजेशन लेवी इसका नाम क्यों पड़ा है। इक्विलाइजेशन लेवी इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ट्रेडिशनल धंधे जो है वो इंडिया में इतना मोटा रेवेन्यू कमाने के लिए पी सेटअप करते हैं, और जिसकी वजह से उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए
जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिना इंडिया में पी सेटअप करे, उनके ऊपर भी कोई टैक्स लगना चाहिए। इन लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। जैसे हम ट्रेडिशनल धंधों को नहीं बख्श रहे, वैसे ही हम इन धंधों को भी नहीं बख्शेंगे, इनको भी बराबर तरीके का ट्रीटमेंट देंगे। जैसे हम बाकियों से टैक्स ले रहे हैं, वैसे ही हम इनसे भी टैक्स लेंगे, बराबर करेंगे। इसीलिए इसको नाम दिया गया इक्वलाइजेशन लेवी। कि ट्रेडिशनल धंधे से टैक्स लिया जा रहा है, तो जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गूगल जैसी जो कंपनीज हैं, हम इनसे भी इंडिया में टैक्स लेंगे, इनको भी इक्वल ट्रीट करेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ा इक्वलाइजेशन लेवी। और इसका नाम गूगल टैक्स क्यों पड़ा, अब आप समझ चुके होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में सबसे पहले कौन खटका था? ये गूगल यूएसए का रेवेन्यू खटका था। ये गूगल यूएसए का रेवेन्यू खटका था। इसके चलते गवर्नमेंट ने कहा कि गूगल यूएसए जैसी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देकर इंडिया में मोटा पैसा कमा रही है, हम इनसे इक्वलाइजेशन लेवी का टैक्स लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड नहीं किया गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इक्वलाइजेशन लेवी आपसे चार्ज करी जाती है फाइनेंस एक्ट 2016 से। फाइनेंस एक्ट 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी के प्रोविजन है और ये सेपरेटली डील होते हैं। ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है। ये एक सेपरेट प्रोविजंस हैं जो फाइनेंस एक्ट 2016 लगाता है। फाइनेंस एक्ट 2016 लगाता है। अब ये क्या कहता है, प्लीज मेरी बात समझिएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट असेसी है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट असेसी है और इसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इसने क्या करा है बेटा? इसने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। इसने स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। अभी के लिए आप समझ लो कि स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब वो एडवर्टीजमेंट वाली सर्विसेज। इसने स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं किसी भी रेसिडेंट इन इंडिया को इसने सर्विस दी है, या फिर इसने किसी नॉन रेसिडेंट को सर्विस दी है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इन इंडिया, तो एक नॉन रेसिडेंट असेसी जिसका इंडिया में कोई भी पी नहीं है, सर्विस देने वाला व्यक्ति एक नॉन रेसिडेंट विदाउट द पी इन इंडिया है। इसने स्पेसिफाइड सर्विसेज दी हैं रेसिडेंट इन इंडिया को, या फिर नॉन रेसिडेंट विद पी इन इंडिया को, इनको सर्विस दी है और ये इनको पेमेंट कर रहा है। ये इनको पेमेंट कर रहा है। और ये जो पेमेंट है राजा बेटा, ये एक्सीड करता है 1 लाख रुपए का। ये एक्सीड करता है 1 लाख रुपए को इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो पेमेंट करी गई है वो एक्सीड करती है 1 लाख को। जो पेमेंट करी गई है दैट पेमेंट एक्सीड्स 1 लाख इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक बंदा पेयर है, पेयर कौन है? पेयर या तो रेसिडेंट इन इंडिया है,
या तो पेयर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है लेकिन उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। पेयर या तो रेसिडेंट इन इंडिया है या तो नॉन रेसिडेंट है जिसका पी इंडिया में है। ये बंदा पेयर है, इसने पेमेंट करी है। किस चीज की पेमेंट करी है? स्पेसिफाइड सर्विस की पेमेंट करी है। किस चीज की पेमेंट करी है? पेमेंट स्पेसिफाइड सर्विस की करी है। ये जो पेमेंट करी है ये 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट है। ये 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट है। ये 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और पेमेंट किसको करी गई है बेटा? पेमेंट किसको करी गई है बेटा? आपका जो पेई है, पेई, जिसको पेमेंट करी गई है, जिसको पेमेंट करी गई है, जो पेई है, जो पेई, वो अपने पास कौन है? वो अपने पास एक नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया के अंदर कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और ये जो आपने सर्विसेज अवेल करी हैं, ये जो आपने सर्विसेज अवेल करी हैं, ये आपने सर्विसेज अपने बिजनेस पर्पस के लिए अवेल करी है। ये आपने सर्विसेज अपने बिजनेस पर्पस के लिए अवेल करी है। सर्विसेज आपने बिजनेस पर्पस के लिए अवेल करी है। ये सर्विसेज आपने बिजनेस पर्पस के लिए अवेल करी है। प्लीज मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए पीडब्ल्यू गूगल यूएसए से एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ले रहा है। पीडब्ल्यू अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए गूगल यूएसए की सर्विसेज ले रहा है। और पीडब्ल्यू क्या कर रहा है? पीडब्ल्यू गूगल यूएसए को 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर मेरे बच्चे ये 5 कंडीशन, अगर मेरे बच्चे ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मेरे बच्चे ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या कंडीशन है? 5। पहली कंडीशन है कि सर पेयर जो होना चाहिए वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए या फिर नॉन रेसिडेंट विद पी इन इंडिया होना चाहिए। इसने स्पेसिफाइड सर्विस ली होनी चाहिए। ये स्पेसिफाइड सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। पेमेंट जो करा गया है इन सर्विसेज के लिए वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। और पेमेंट जिसको करी है वो नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है। अगर आप ये कंडीशंस को पूरा कर देते हो, अगर आप ये कंडीशंस को पूरा कर देते हो तो यहां पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 6% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड। 6% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड मतलब गूगल यूएसए पे 6% का टैक्स लगेगा ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड टू द नॉन रेसिडेंट having no PE in India, having the no PE in India। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका टीडीएस काम करता है। जस्ट लाइक टीडीएस ये काम करता है। इक्वलाइजेशन लेवी वर्क करता है जस्ट लाइक टीडीएस। ये आपका वर्क करेगा जस्ट लाइक टीडीएस। सर क्या मतलब है जस्ट लाइक टीडीएस से? बेटा ये वर्क करेगा जस्ट लाइक टीडीएस से। इससे मेरा मतलब ये है कि जो पेई है वो यहां पे क्या करेगा? वो यहां पे डिडक्ट करेगा 6% का इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम द पेमेंट एंड डिपॉजिट करेगा टू गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने यहां पर किसकी जिम्मेदारी लगा दी है सर? सरकार ने यहां पर जिम्मेदारी लगा दी है पेयर की। सरकार ने यहां पर जिम्मेदारी किसकी लगा दी है? पेयर की। मैंने यहां पे ही लिख दिया गलती से, इट इज पेयर।
जो पेयर है, जो पेमेंट कर रहा है वो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगा फ्रॉम द पेमेंट एंड डिपॉजिट करेगा टू द गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब ये बंदा पेमेंट करेगा तो इस पेमेंट में से 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काट के देगा। चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए गूगल यूएसए ने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दिया पीडब्ल्यू को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सर्विस दिया फॉर प्रमोटिंग द कोर्सेस, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग द कोर्सेस को प्रमोट करने के लिए यहां पर क्या दी गई है सर, यहां पर सर्विस दी गई है, एडवर्टीजमेंट सर्विस फॉर प्रमोटिंग द कोर्सेस। ये सर्विस किसको दी गई सर, ये सर्विस पीडब्ल्यू को दी गई। पीडब्ल्यू कौन है सर, पीडब्ल्यू इंडिया में रेसिडेंट है, इंडिया की कंपनी है, ऑलवेज अ रेसिडेंट। गूगल यूएसए कौन है, एक एनआर है जिसका कोई भी इंडिया में पी नहीं है, अब सपोज करो बेटा यहां पर ये जो सर्विसेज दी गई हैं वो सर्विसेज दी गई हैं 20 लाख रुपए की। सपोज करो 20 लाख रुपए की सर्विसेज गूगल यूएसए ने प्रोवाइड करी है पीडब्ल्यू को। 20 लाख रुपए की सर्विसेज गूगल यूएसए ने प्रोवाइड करी है पीडब्ल्यू को। तो अब यहां पर पीडब्ल्यू क्या करेगी राजा बेटा, पीडब्ल्यू जब पेमेंट करेगी गूगल यूएसए को तो ग्रॉस अमाउंट कितनी है सर, ग्रॉस अमाउंट है 20 लाख रुपए। बेटा इस 20 लाख में से 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगा। कौन डिडक्ट करेगा, पीडब्ल्यू डिडक्ट करेगा। यानी कितना हो गया, 1,20,000, विच मींस की पेमेंट कितनी करी जाएगी सर, गूगल यूएसए को नेट पेमेंट करी जाएगी 18,80,000 रुपए की। 18,80,000 रुपए की पेमेंट करी जाएगी और पीडब्ल्यू की जिम्मेदारी लगा दी कि पीडब्ल्यू भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको गवर्नमेंट को ये इक्वलाइजेशन लेवी 1,20,000 रुपए का जमा करना है अप टू द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। याद करो टीडीएस भी कब जमा होता है, अगले महीने की 7 तारीख तक। अगले महीने की 7 तारीख तक आपका टीडीएस का पैसा जमा होता है। सेम उसी तरीके से यहां पर 1,20,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा अप टू द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दिस इज द कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इक्वलाइजेशन लेवी। आइए इसको एक बार नोट से अपन रीड करते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी क्या है मालिक, इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, तो कहता है अ टैक्स लेवीड एट 6% ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। जो कंसिडरेशन रिसीव होगा मतलब ग्रॉस अमाउंट किसको रिसीव होगा बाय अ नॉन रेसिडेंट फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज। अगर एक एनआर को जिसका इंडिया में कोई पीई नहीं है, अगर उसने स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए कोई अमाउंट रिसीव किया है तो उस पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। स्पेसिफाइड सर्विसेज में क्या क्या आता है, इसमें मेनली आपके पास आता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोवाइड करते हैं। प्रोविजन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस आपको दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि YouTube पे आपको कुछ वीडियोस का स्पॉन्सर्ड एड नजर आता है। जैसे मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं टेक्स्ट का कोई टॉपिक, तो आपको ऊपर सबसे पहले एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नजर आती है। तो वो क्या है, वो आपको एक स्पेस दिया गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो वीडियो है वो टॉप पे रैंक करेगी, हमेशा टॉप पे रैंक करेगी। उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट स्पेस। तो आपको डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस दी गई है और एनी अदर सर्विसेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट डिलीवर्ड वाया इंटरनेट और डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो वो सर्विसेज जो इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या फिर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस जो इंटरनेट के माध्यम से आपको दी जा रही है, वो स्पेसिफाइड सर्विसेज में आ जाएंगी, नोट करिएगा इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 में लाया गया था।
चैप्टर 8 के तहत, ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ रहे हो आप, ये फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी सेक्शन 165 कह रहा है कि इक्विलाइजेशन लेवी होगा ऑन द पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट हैविंग नो पी इन इंडिया फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज बाय अ रेसिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट विद अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। यानी कि नॉन रेसिडेंट हैविंग नो पीई, ये आपके लिए कौन बनेगा सर? सर ये आपके लिए बनेगा पेई। ये आपके लिए कौन बनेगा सर? ये आपके लिए बनेगा पेई। ये आपका कौन है? ये है आपका पेई, ये है आपका पेई। और बाबू ये लोग कौन है? ये लोग कौन है सर? ये लोग हैं आपके पेयर। ये लोग कौन है? ये लोग हैं आपके पेयर, ये लोग हैं पेयर। तो पेयर पेई को पेमेंट कर रहा है किस बात के लिए? पेयर पेई को पेमेंट कर रहा है स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए। पेयर में दो लोग हैं, या तो आप इंडिया में रेसिडेंट हो या तो आप नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन आपका इंडिया में पेई है। पेई कौन है? पेई कौन है? जिसको पैसा मिल रहा है। जिसको पैसा मिल रहा है वो व्यक्ति कौन है? नॉन रेसिडेंट हैविंग द नो पी। इसके बाद कहता है कि इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। नो इक्विलाइजेशन लेवी शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस if the non-resident has a PE in India and the service is connected to it। मतलब अगर मान लो गूगल यूएसए का पीई इंडिया में है, अगर गूगल यूएसए का पीई इंडिया में है तो वहां पर इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगाएंगे, वहां पर नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट लगा देंगे। सर आपके इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के पीछे रीजन ही यही है कि एनआर का इंडिया में पी नहीं है, एनआर का इंडिया में पी नहीं है तो वो नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन में नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर इक्विलाइजेशन लेवी लगा देंगे। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट का पी इंडिया में है, नॉन रेसिडेंट का पी अगर इंडिया में है और सर्विस उसी से कनेक्टेड है, तो उस केस में नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे, इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। या फिर ऐसा मान लो कि गूगल इंडिया एडवर्टीजमेंट का सर्विस दे रहा है, गूगल इंडिया एडवर्टीजमेंट का सर्विस दे रहा है, तो गूगल इंडिया का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो इसके ऊपर आपके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे इक्विलाइजेशन लेवी के। इसके बाद कह रहा है कि जो एग्रीगेट कंसिडरेशन है फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज इन अ प्रीवियस ईयर इज अप टू ₹1 लाख। अगर 1 लाख रुपए तक का एडवर्टीजमेंट सर्विस है तो वहां पर हम ये प्रोविजन नहीं लगाएंगे। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप मेरी बात समझो कि यहां पर जिम्मेदारी किसके ऊपर लगाई गई है? टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर लगाई गई है? सर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी जो है वो आपके पेई के ऊपर लगाई गई है, सॉरी पेयर के ऊपर लगाई गई है। टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर लगाई गई है? पेयर के ऊपर लगाई गई है। पेयर को क्या करना है? पेयर को क्या करना है? पेयर ने जब गूगल यूएसए को पेमेंट करनी है, पेयर ने जब गूगल यूएसए को पेमेंट करनी है तो इक्विलाइजेशन लेवी काट के पेमेंट करनी है, और पेयर को फिर क्या करना है? गवर्नमेंट के पास वो जमा करवाना है। अब एक बात बताओ, क्या गूगल की सर्विसेज केवल एक बड़े बिजनेसमैन ही ले रहे हैं कि छोटे मोटे बिजनेसमैन भी ले रहे हैं? सर छोटे मोटे बिजनेसमैन भी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो गूगल के थ्रू 20-50 हजार रुपए की सर्विस लेते हैं, 60-70 हजार रुपए की सर्विस लेते हैं पूरे साल में। उनका 5,000 रुपए महीने का कोटा होता है, 6,000 रुपए महीने का कोटा होता है। तो एक छोटा बिजनेसमैन अगर गूगल की सर्विसेज ले रहा है और उसको भी आप कहोगे कि इक्विलाइजेशन लेवी काट, गवर्नमेंट को जमा कर, मतलब आप उसके ऊपर कंप्लायंस बढ़ा रहे हो। छोटा बिजनेसमैन के ऊपर अगर आप कंप्लायंस बढ़ाओगे तो वो कभी भी इंडिया में धंधा नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने छोटे बिजनेसमैन को छोड़ दिया। मतलब अगर सर्विस लेने वाला व्यक्ति जिसको एडवर्टीजमेंट सर्विस मिल रही है, अगर ये छोटा व्यक्ति है, मतलब लाख रुपए तक की सर्विस ले रहा है, तो सरकार ने कहा इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर हमने उस पे भी इक्विलाइजेशन लेवी लगा दिया, लाख रुपए से कम वाली अमाउंट पे भी इक्विलाइजेशन लेवी लगा दिया, तो बहुत सारे इंडिया में छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी कंप्लायंस बढ़ जाएगी, उनका धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि हम
1 लाख रुपए का लिमिट लगाएंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है तो ही इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। और जिसने सर्विस रिसीव करी है, जो पेमेंट कर रहा है, वो फिर गवर्नमेंट को क्या करेगा मालिक, वो गवर्नमेंट को यहां पर इक्विलाइजेशन लेवी पे करके चलेगा। ठीक है, तो सरकार ने कहा लाख रुपए से ज्यादा होगा तभी लगेगा। इसके बाद इफ द पेमेंट इज नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस, अगर आपने गूगल यूएसए को जो पेमेंट करी है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट सर्विस ली है लेकिन वो एडवर्टीजमेंट सर्विस आपके बिजनेस के लिए नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई रील बनाई, आप वो रील को प्रमोट कर रहे हो, आपने कोई शॉर्ट बनाया, आप वो शॉर्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप फेमस होना चाहते हो और उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, बिजनेस नहीं है आपका, बिजनेस नहीं है आपका। लोग करते हैं ना, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और उसको बूस्ट करते हैं, ऐड में डालते हैं ताकि हमें ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा लाइक्स मिले, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, राइट। तो अगर आपने जो पेमेंट करी है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो उस केस में आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। इन शॉर्ट आपको 5 चीजें याद रखनी है इक्विलाइजेशन लेवी के लिए, आपको 5 चीजें याद रखनी है। एक, पेयर कौन होना चाहिए, पेयर कौन होना चाहिए सर? पेयर या तो रेसिडेंट होना चाहिए या तो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। पेई कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए सर? पेई होना चाहिए एक नॉन रेसिडेंट जिसका कोई भी इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तीसरी चीज सर, आपने सर्विस जो ली है वो सर्विस कौन सी वाली है सर? वो आपकी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है। इसके बाद आपने जो पेमेंट करी है, पेमेंट आपकी 1 लाख रुपए को एक्सीड करनी चाहिए। और सर आपने जो सर्विसेज अवेल करी है वो बिजनेस पर्पस के लिए है। सर आपने जो सर्विस अवेल करी है वो बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए है, ये 5 कंडीशन आप पूरी करोगे तो इक्विलाइजेशन लेवी लग जाएगा। इक्विलाइजेशन लेवी कलेक्शन एंड रिकवरी कैसे होगी? इक्विलाइजेशन लेवी की कलेक्शन एंड रिकवरी कैसे होगी इसके लिए गवर्नमेंट बता रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है कौन डिडक्ट करेगा इक्विलाइजेशन लेवी, कौन डिडक्ट करेगा इक्विलाइजेशन लेवी? तो जो रेसिडेंट इंडिया में धंधा चला रहा है वो करेगा, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पी है, जिसका इंडिया में पी है। यानी कि इन शॉर्ट जो पेयर है, जो पैसा पे दे रहा है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा दे रहा है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा दे रहा है, वो यहां पर इक्विलाइजेशन लेवी को डिडक्ट करेगा। ये विद होल्डिंग टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्स मतलब ये टीडीएस की तरह काम करता है। किस रेट से कटेगा सर? 6% ऑफ द कंसिडरेशन पेड और पेबल का कटेगा। थ्रेशोल्ड बता दिया। डिडक्शन आपकी अप्लाई होगी अगर कंसिडरेशन 1 लाख रुपए से ज्यादा की है। सर जो पैसा आपने डिडक्ट किया है, जो डिडक्टेड लेवी है, इसे आपको पे करना है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि पीडब्ल्यू को क्या करना है, जो इक्विलाइजेशन लेवी है वो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना है। आगे क्या कह रहा है सर? अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी नहीं काटा तो यहां पर आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, assessee must pay the levy by the 7th of the next month along with the interest and penalties if applicable। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया तो आपको क्या पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद राउंडिंग ऑफ होती है मल्टीपल्स ऑफ ₹10 में। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ रखा है। 5 से कम होगा तो पिछले मल्टीपल में, 5 या उससे ज्यादा होगा तो नेक्स्ट मल्टीपल। तो अभी तक मैंने जो आपको बात बताई वो आपको क्लियर हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक नॉन रेसिडेंट विदाउट पीई वाला बंदा इंडिया में किसी रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है या फिर इंडिया में किसी एनआर को सर्विस दे रहा है जिसका इंडिया में पीई है, और वो सर्विस एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज है, और जो पेमेंट वो रिसीव कर रहा है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो यहां पर 6% का इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। जो आपका पेयर है, जिसने पेमेंट करनी है, जिसने एडवर्टीजमेंट सर्विस रिसीव करी है,
पेयर यहां पे आपका 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काटेगा और काटने के बाद गवर्नमेंट के पास जमा करेगा अप टू द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। फर्निशिंग ऑफ द स्टेटमेंट, फर्निशिंग ऑफ द स्टेटमेंट, assessee must file a statement form number 1 electronically by 30th June of the following financial year। तो जैसे आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हो वैसे ही आपको इक्विलाइजेशन लेवी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपने जितना भी इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया है, जितना भी इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसका आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 जून तक। मतलब 25-26 में जो आपने इक्विलाइजेशन लेवी काटा है उसका आपको स्टेटमेंट, एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 30th जून 2026 तक। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई गलती है तो आप उस स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हो विद इन द 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26, तो आपको स्टेटमेंट कब तक फाइल करनी है? सर स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है 30 जून तक, 30 जून तक, 30 जून 26 तक, यहां तक आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब अगर इस स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, इस स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक को आप रिवाइज कर सकते हो 2 साल तक। इस मिस्टेक को आप रिवाइज कर सकते हो 2 साल तक। ये आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च 26। तो अगर आपको कुछ रिवीजन करना है, कुछ रिवीजन करना है, रिवाइज करनी है अपनी स्टेटमेंट, तो ये आप 2 साल तक कर सकते हो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 28 तक आप इसे रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं करा तो एओ भाई साहब आपको नोटिस देंगे और आपसे कहेंगे कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना ये स्टेटमेंट फाइल कर दो। क्या सर इससे एग्जाम में कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता, जस्ट रीड इट, जस्ट रीड इट। इसके बाद कहता है कि अगर आपने टाइम से इक्विलाइजेशन लेवी जमा नहीं करा, आपको 7 तारीख तक जमा करना चाहिए, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना चाहिए। अगर आपने अगले महीने की 7 तारीख तक इसे जमा नहीं करा तो आपको 1% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ द लेवी। जितना डिले करोगे उसके हिसाब से आपको 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मेरे बेटा आपको मान लो मई 26 का इक्विलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करना था, ठीक है, ये आपको डिपॉजिट करना था। इसकी ड्यू डेट थी 7th ऑफ जून, लेकिन आपने इसे डिपॉजिट किया, मान लीजिए आपने इसे डिपॉजिट किया 31 अगस्त को, आपने इसे डिपॉजिट किया 31 अगस्त को। मान लो ये इक्विलाइजेशन लेवी की अमाउंट थी 10,000 रुपए या 12,000 कर दे। ये इक्विलाइजेशन लेवी की अमाउंट थी मान लीजिए 12,000 रुपए, 12,000। तो आपने यहां पे कितना डिले किया? आपने यहां पे 2 मंथ और 23 दिन का डिले किया, यानी कि आपने 3 महीने का डिले कर दिया, 3 महीने का डिले कर दिया। पार्ट ऑफ द मंथ कंप्लीट मंथ बन जाएगा। तो आपको 3 महीने का यहां पे ब्याज देना पड़ेगा। 12,000 पे 1% का ब्याज लगेगा 3 महीने के लिए, यानी कि आपका 360 रुपए का यहां पर ब्याज निकल कर आ जाएगा। 360 रुपए का यहां पर ब्याज निकल कर आ जाएगा। इसके बाद पेनल्टीज भी है आपके पास। अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी नहीं काटा, अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी नहीं काटा तो यहां पर आपको पेनल्टी लगेगी इक्वल टू द लेवी अमाउंट प्लस लेवी प्लस इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपने टीडीएस टाइम से नहीं काटा, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, फेलियर टू डिडक्ट, अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी नहीं काटा तो जितने का लेवी था उतने ही अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। मतलब 12,000 रुपए का इक्विलाइजेशन लेवी काटना चाहिए था, 12,000 रुपए का इक्विलाइजेशन लेवी काटना चाहिए था और आपने नहीं काटा तो आपके ऊपर 12,000 रुपए की ही पेनल्टी लगेगी। तो 12,000 का इक्विलाइजेशन लेवी
12,000 की पेनल्टी, और इस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि देर से पैसा जमा होगा, देर से पैसा जमा होगा, तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी काट लिया, अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो ऐसे केस में आपको 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी, प्लस आपको लेवी तो लगेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये पेनल्टी आपके पास मैक्सिमम कितनी लगती है? अप टू द लेवी अमाउंट। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगती है? मैक्सिमम पेनल्टी लगती है अप टू द लेवी अमाउंट। लेवी से ज्यादा की पेनल्टी नहीं हो सकती। मतलब कि मान लो आपका लेवी था 12,000 रुपए का, आपका लेवी था 12,000 रुपए का, और आपने 15 दिन का डिले कर दिया, तो 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से 15,000 हो गया, लेवी तो 12,000 का ही है। तो बाबू इस केस में मैक्सिमम पेनल्टी जो लगेगी वो लेवी के अमाउंट की लगेगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो कह रहा है कि तुमने इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट ही नहीं किया, तुमने इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, तुमने इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में तुम्हारे ऊपर पेनल्टी कितने की लगेगी? ऐसे केस में तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी अप टू द अमाउंट ऑफ लेवी। पेनल्टी लगेगी जितना का लेवी है, जितने का लेवी है। और अगर तुमने डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को रेमिट नहीं किया, डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को रेमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपए पर डे, 1,000 रुपए पर डे, या जितना आपका लेवी का अमाउंट है। इन दोनों में जो भी आपका लोअर है, इन दोनों में जो भी आपका लोअर है, 1,000 रुपए पर डे या फिर जितना भी लेवी का अमाउंट है। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, जब भी आप अमाउंट जमा करोगे, जब भी आप अमाउंट जमा करोगे, आपसे लेवी लिया जाएगा, आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा डिलेड पीरियड का, अगर आपने डिले किया है तो, और आपसे पेनल्टी ली जाएगी। पेनल्टी कब लगेगी? अगर आपने लेवी काटा ही नहीं था, या फिर लेवी काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा नहीं किया था। आपने लेवी काटा ही नहीं था या फिर काटने के बाद जमा नहीं किया था, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए आपका इक्विलाइजेशन लेवी था 12,000 रुपए का, मंथ ऑफ जून 26। आपने इक्विलाइजेशन लेवी को डिडक्ट, आपने इक्विलाइजेशन लेवी को डिडक्ट नहीं किया, आपने इक्विलाइजेशन लेवी को डिडक्ट नहीं किया, आपने इक्विलाइजेशन लेवी को डिडक्ट नहीं किया। आपके ऊपर एक ऑर्डर आया, ऑर्डर आया टू डिपॉजिट द लेवी, ऑर्डर आया टू डिपॉजिट द लेवी। ये ऑर्डर आया मान लो जी आपके पास, ये ऑर्डर आया मान लो जी आपके पास, ये ऑर्डर आया मान लो जी आपके पास 10 जुलाई 27 को, एंड आपने लेवी को डिपॉजिट किया, आपने लेवी को डिपॉजिट किया 7 अगस्त 27 को। आपने लेवी को डिपॉजिट किया 7 अगस्त 27 को। अभी मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, तुमने लेवी को डिडक्ट ही नहीं किया, तुमने लेवी को डिडक्ट ही नहीं किया, तो जब जमा करोगे ना, आज नहीं तो कल जमा करोगे, आज नहीं तो कल जमा करोगे, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ लेवी, दैट इज 12,000, इक्वल्स टू 12,000। अब समझो, तुम्हें 12,000 रुपए ये देने थे, ये तुम्हें जून 26 के कब तक दे देने चाहिए थे? ये तुम्हें दे देने चाहिए थे 7 जुलाई 26 तक दे देने चाहिए थे, ये तुम्हें 7 जुलाई 26 तक दे देने चाहिए थे, और तुम इसका पेमेंट कब कर रहे हो? तुम इसका पेमेंट कर रहे हो 7 अगस्त 2027 को। 7 जुलाई 26 तक दे देने चाहिए थे, तुम पेमेंट कर रहे हो 7 अगस्त 2027 को। तो लगभग कितने महीने का डिले हो चुका है? लगभग 14 महीने का डिले हो चुका है। अब तुम्हें इस 14 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा, तुम्हें इस 14 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा।
पेनल्टी के ऊपर ब्याज नहीं लगता, याद रखना, पेनल्टी के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, इक्विलाइजेशन लेवी के ऊपर ब्याज लगेगा। तो तुम्हें 12,000 का 1% पर मंथ है, 14 महीने का देना पड़ेगा 1680। तो इसका मतलब तुम गवर्नमेंट को क्या जमा करोगे? तो तुम गवर्नमेंट को लेवी दोगे, लेवी है 12,000 रुपए की, तुम गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट है 1680 रुपए का, और तुम गवर्नमेंट को पेनल्टी दोगे जो कि है 12,000 रुपए की। तो अंततः जब तुम पैसा जमा करोगे तो तुम गवर्नमेंट को 25,680 रुपए यहां पे जमा करके, अंततः जब तुम गवर्नमेंट को पैसा दोगे तो तुम यहां पे 25,680 रुपए जमा करके चलोगे। ठीक है, आगे क्या कहता है? अगर आपने स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया, तो स्टेटमेंट अगर आपने फर्निश नहीं करा तो ऐसे केस में 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी फॉर द पीरियड ऑफ डिले। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी, अगर तुम्हारे पास कोई रीजनेबल कॉज है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, यहां तक बात क्लियर हुई? अब एक एग्जेम्पशन डाली गई है सेक्शन 1050 में, गूगल यूएसए ने या फिर फेसबुक ने या फिर इंस्टाग्राम ने जो भी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज से पैसा कमाया है, इनके ऊपर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम द स्पेसिफाइड सर्विसेज सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी इज एग्जेम्प्ट फॉर नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर आपकी कंसिडरेशन पे इक्वलाइजेशन लेवी लग गया है, गूगल यूएसए के ऊपर अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग गया, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर आपका ये लेवी हो गया इक्वलाइजेशन लेवी, तो अब आपको उस कंसिडरेशन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अभी पीछे मैंने एग्जांपल दिया था कि पीडब्ल्यू ने 20 लाख रुपए का पेमेंट करा है, गूगल यूएसए को, इस 20 लाख पे इक्वलाइजेशन लेवी लग गया, तो अब गूगल यूएसए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि ये 20 लाख रुपीस जो गूगल यूएसए को मिले हैं, ये सेक्शन 1050 में क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पेमेंट रॉयल्टी की है या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये रॉयल्टी की है और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की है तो इस पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगा होगा। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता। आप लोगों ने एक सेक्शन नंबर 9 पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था कि अगर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी है फॉर द सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया, तो वो एनआर के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होता है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, और आपको यहां पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसके बाद कहता है कि मान लो जी पीडब्ल्यू ने जब गूगल यूएसए को पेमेंट करा, जब पीडब्ल्यू ने गूगल यूएसए को पेमेंट करा और पीडब्ल्यू ने गूगल यूएसए का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, पीडब्ल्यू ने गूगल यूएसए से एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली और पीडब्ल्यू ने गूगल यूएसए को 20 लाख रुपीस की पेमेंट कर दी विदाउट डिडक्टिंग इक्वलाइजेशन लेवी काटे बिना कर दी। क्या पीडब्ल्यू अपने पीएल के अंदर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को एज अ एक्सपेंस दिखाएगी? सर बिल्कुल दिखाएगी। पीडब्ल्यू अपने पीएल में एडवर्टीजमेंट को एज अ एक्सपेंस दिखाएगी। सरकार कहती है हमने एक सेक्शन लिखा था पीजीबीपी में, सेक्शन 40 सब क्लॉज 40 क्लॉज ए, सब क्लॉज 1A और 1B, ये क्लॉज हमने लिखा था। ये क्लॉज में हमने लिखा था कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, साल के लास्ट डेट तक अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने टीडीएस जमा नहीं किया अप टू द रिटर्न फाइलिंग डेट, तो ऐसे केस में आपको जो खर्चा है वो 100% डिसअलाउ कर दिया जाता है। और ये एक्सपेंस फिर आपको अलाउ किया जाता है जब आप टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा कर देते।
तो सेम यही प्रोविजन सरकार ने यहां पर भी लिख दिया। सरकार ने पीडब्ल्यू से कहा कि हम ये 20 लाख का एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपके पीएल में तभी डालने देंगे जब आप गूगल यूएसए का टीडीएस अप टू 31 मार्च तक काट लो और आप इसे रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा कर दो। इनमें से अगर एक भी काम नहीं हुआ तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और उस ईयर में अलाउ होगा जब आपने टीडीएस का पैसा जमा किया होगा। सेम यही प्रोविजन कट कॉपी पेस्ट यहां पर लिख दिया गया है। लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज आर डिसअलाउड। मतलब एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो पीडब्ल्यू ने अवेल करी है 20 लाख रुपीस की, उसका खर्चा पीडब्ल्यू को डिसअलाउ हो जाएगा अगर पीडब्ल्यू ने लेवी को डिडक्ट नहीं किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आपने उसे डिडक्ट नहीं करा, या फिर डिडक्ट तो किया लेकिन आपने उसे ड्यू डेट तक जमा नहीं किया। इन दोनों में से अगर कोई भी एक काम हो गया, तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। और जो खर्चा डिसअलाउ हुआ है, क्या वो कभी अलाउ होगा? हाँ, होगा। अमाउंट सो डिसअलाउड शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर लेवी इज पेड टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल को हमने यहां पर पेमेंट कर दी, 20 लाख रुपए की, और हमने यहां पे टीडीएस नहीं काटा। मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं। इसने 20 लाख की पेमेंट कर दी विदाउट डिडक्टिंग द इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट सर्विस कब मिली थी? ये मिली थी मान लो 1 मार्च 26 को, और इसने पेमेंट कर दी थी 25 मार्च 26 को टीडीएस काटे बिना, मतलब इक्वलाइजेशन लेवी काटे बिना। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले होगा प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको ये 20 लाख रुपीस का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। क्यों अलाउ नहीं होगा? क्योंकि आपने इसका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा। ठीक है, आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में ये खर्चा 25-26 का था, तो 25-26 में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सपोज कर लो कि पीडब्ल्यू ने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करा 1 मई 26 को, यानी कि 26-27 में डिडक्ट करा, एंड इसे डिपॉजिट कर दिया मान लो 7 जून 26 को इन्होंने इसको डिपॉजिट कर दिया। यानी कि आपने डिपॉजिट कब किया? आपने डिपॉजिट भी किया 26-27 में। देयरफॉर ये 20 लाख रुपीस का खर्चा आपको कब अलाउड होगा? जिस ईयर में आपने इक्वलाइजेशन लेवी को सरकार के पास जमा किया, यानी कि 26-27 में जमा किया, तो ये आपको 26-27 में जाके अलाउड हो जाएगा। बिल्कुल सेम कट कॉपी जो आपने पीजीबीपी में पढ़ रखा है वही है कि अगर टीडीएस 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक नहीं काटा, या फिर काटने के बाद रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा नहीं किया, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप एनआर को पेमेंट कर रहे हो, इसलिए 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, और ये खर्चा आपको अलाउ होगा उस प्रीवियस ईयर में जब इक्वलाइजेशन लेवी आप गवर्नमेंट को क्या कर दोगे? जमा कर दोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका सेक्शन है कि सर अगर आपका एक एनआर विदाउट पीई इन इंडिया, इंडिया में अगर वो किसी भी रेसिडेंट को सर्विस दे रहा है, या फिर एक एनआर को सर्विस दे रहा है विद पीई इन इंडिया, और वो सर्विस एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज है, यहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विस की है, तो वहां पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवी 6% का डिडक्ट करा जाएगा। कौन डिडक्ट करेगा? पेयर डिडक्ट करेगा, जो पेमेंट कर रहा है। कब डिडक्शन नहीं होगी? अगर सर्विस देने वाले एनआर का पीई इंडिया में है, तो वहां पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। अगर पेमेंट की अमाउंट अप टू ₹1 लाख है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट में, तो उस केस में भी नहीं लगेगा। या फिर आपने जो सर्विस अवेल करी है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करी है, तो भी आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
सर यहां पर अगर आपने लेवी नहीं काटा तो आपको लेवी की अमाउंट का ही क्या लग जाएगा सर, पेनल्टी लग जाएगा। लेवी आपने काटा लेकिन आपने गवर्नमेंट को रेमिट नहीं किया तो 1000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा, अप टू द अमाउंट ऑफ लेवी लगेगा। सर अगर आपने अगले महीने की 7 तारीख तक लेवी को जमा नहीं किया तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का सिंपल इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। सर आपको लेवी की स्टेटमेंट फर्निश करनी होती है अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 जून तक, जिसको आप अगर रिवाइज करना चाहो तो फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल तक कर सकते हो। अगर आपने ड्यू डेट तक फर्निश नहीं करी अपनी ये स्टेटमेंट तो उस केस में 100 रुपए पर डे की आपको यहां पर क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक बार जल्दी से जितना मैंने कराया है रिकॉल करिए। चलिए, जैसे मेरे बच्चों आपके पास ये गूगल टैक्स आया था, वैसे ही गवर्नमेंट ने 2020 में क्या किया, जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो कि नॉन रेसिडेंट है और जिनका इंडिया में पी नहीं है, जो कि नॉन रेसिडेंट है और जिनका इंडिया में पी नहीं है, ये अगर इंडिया में गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे, ये अगर इंडिया में गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे तो सरकार ने इनके ऊपर भी इक्विलाइजेशन लेवी लगाया। मतलब आप ये कह लो कि इक्विलाइजेशन लेवी 2.0, इक्विलाइजेशन लेवी 2.0 लाया गया, इक्विलाइजेशन लेवी 2.0 लाया गया, इक्विलाइजेशन लेवी 2.0 लाया गया, इक्विलाइजेशन लेवी 2.0 लाया गया और इसके अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको भी डाल दिया गया, इनके अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी डाल दिया गया। कौन सा वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर सर, जो कि नॉन रेसिडेंट है, जो कि नॉन रेसिडेंट है और जिसका इंडिया में कोई भी पी नहीं है, जिसका इंडिया में कोई भी पी नहीं है। अगर ये इंडिया में रेसिडेंट को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में है, या फिर ये नॉन रेसिडेंट को कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो वहां पर भी इक्विलाइजेशन लेवी लगाया जाएगा। ये चीज कब आई सर, ये चीज सरकार लेकर आई 2020 में, ये चीज सरकार लेकर आई 2020 में, 2020 में। 2016 में गूगल टैक्स आया, इक्वलाइजेशन लेवी, वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे लगता है। जो नॉन रेसिडेंट व्यक्ति जिसका इंडिया में पी नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है, वहां पे सेक्शन 165 फाइनेंस एक्ट 2016 से इंपोज किया गया था, जो कि आपका था 6% का विद होल्डिंग टैक्स, टीडीएस था, जो पेयर पे का काट रहा था। सर आगे चल के 2020 में गवर्नमेंट ने किनको पकड़ लिया सर, गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को पकड़ लिया। जैसे आपका अमेजन, एक ईबे हुआ करता था, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, एक ईबे करके भी ई कॉमर्स हुआ करता था। ये अमेजन का इंडिया में कोई पी नहीं है, इसका इंडिया में कोई पी नहीं है और ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में रेसिडेंट्स वगैरह को। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी इक्विलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा 2020 से। अच्छा एक चीज बात बताऊं मैं आपको, आपका जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया, आपका जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया, फाइनेंस एक्ट 2024 ने क्या किया बेटा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2024 ये ई कॉमर्स वाला जो इक्विलाइजेशन लेवी है इसे क्या कर दिया सर, इसे एबॉलिश कर दिया, इसे एबॉलिश कर दिया। मतलब कि 1 अगस्त 2024 से ई कॉमर्स का जो इक्विलाइजेशन लेवी है वो एबॉलिश हो चुका है। तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब ये टैक्स एबॉलिश हो गया तो इस पे क्या ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। लेकिन जो गूगल टैक्स वाला है, जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज वाला है, वो अभी भी वैलिड है। ठीक है, आइए
इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड क्या है सर? ये आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि अपने आप में एक नॉन रेसिडेंट है और जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है। जिसका पी में कोई इंडिया में कोई पी नहीं है, जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है। ये क्या कर रहा है राजा बेटा? ये क्या कर रहा है राजा बेटा? ये अपने पास गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। इसको सप्लाई कर रहा है सर, ये गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है टू गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसको सप्लाई कर रहा है टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ऐसे व्यक्ति को जो रेसिडेंट है इन इंडिया, टू रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है? या फिर टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन who buys goods and services, who buys goods and services using the IP address of India, using the IP address located in India। अभी मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए मेरा भाई जो है वो सिंगापुर में रहता है, वो सिंगापुर में रहता है और वो दिवाली की छुट्टियों में इंडिया आया है मेरे पास घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, समय बिताने के लिए। मेरे घर में रह रहा था, मेरे वाईफाई से उसका मोबाइल कनेक्टेड था और उसने क्या किया, अमेज़न से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करी। मेरा भाई सिंगापुर का रहने वाला है, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ही इज अ नॉन रेसिडेंट। वो इंडिया आया हुआ था दिवाली की छुट्टियों में, मेरे घर में रह रहा था, मेरे वाईफाई से उसने अपना मोबाइल कनेक्ट किया और सर उसने अमेज़न से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। तो क्या यहां पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा? हाँ लगेगा, हाँ लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो आईपी एड्रेस होगा वो इंडिया का होगा, वो आईपी एड्रेस इंडिया का होगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में पी नहीं है, इसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे, इसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे इंडिया में किसी रेसिडेंट को या फिर किसी भी पर्सन को जो कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है यूजिंग द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, या फिर इसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे हैं एक एनआर को, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे इसने एनआर को, गुड्स एंड सर्विसेज इसने सप्लाई करे एनआर को, और एनआर को इसने क्या दिया सर एनआर को इसने सेल करी है ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, इसने नॉन रेसिडेंट को सेल करी है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो कि टारगेट कर रही हैं इंडियन कस्टमर्स। अबे तेरी इसने एनआर को इसने सर्विसेज दी हैं, इस बात की सेल करा है ऑफ एडवर्टीजमेंट, सेल करा है ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस जो कि टारगेट कर रही है कस्टमर्स रेसिडेंट इन इंडिया या फिर पर्सन यूजिंग इंडियन आईपी एड्रेस, पर्सन यूजिंग इंडियन आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेज़न पे कोई नॉन रेसिडेंट अपने गुड्स बेच रहा है, अमेज़न पे कोई नॉन रेसिडेंट अपने गुड्स बेच रहा है और वो क्या कर रहा है, वो अमेज़न पे एड चला रहा है और वो एड स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रही है, उन लोगों को जो लोग इंडिया में है।
वो एड स्पेसिफिकली किसको टारगेट कर रही है सर? वो एड स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लोग आपके पास इंडिया में हैं, या तो वो इंडिया के रेसिडेंट है या तो वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है लेकिन इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। तो इंडिया का आईपी एड्रेस कैसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो उस वक्त इंडिया में अवेलेबल है। या फिर आप इस एनआर को डेटा बेच रहे हो, या फिर आप इस एनआर को डेटा बेच रहे हो, डेटा बेच रहे हो, या फिर आप इस एनआर को डेटा बेच रहे हो, सेल ऑफ डेटा। और डेटा किसका है? डेटा जो आपने कलेक्ट किया है फ्रॉम रेसिडेंट इन इंडिया। डेटा जो आपने कलेक्ट किया है फ्रॉम रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया से आपने डेटा कलेक्ट किया है, रेसिडेंट इन इंडिया से आपने डेटा कलेक्ट किया है। और अ पर्सन यूजिंग इंडियन आईपी एड्रेस, यूजिंग इंडियन आईपी एड्रेस। प्लीज मेरी बात समझिएगा। अगर ई कॉमर्स जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है और जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अगर इसने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करी है किसी भी रेसिडेंट इन इंडिया को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है यूजिंग द इंडियन आईपी एड्रेस, या फिर इसने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी है एनआर को, और वो गुड्स एंड सर्विसेज किस चीज की है? एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दी है, जिसमें एनआर क्या कर रहा है? टारगेट कर रहा है कस्टमर इन इंडिया। जैसे मान लो जॉन जो है वो यूएसए का है, वो अमेजन पे अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर रहा है। जॉन यूएसए का है, वो अमेजन में अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर रहा है, और वो गुड्स का एडवर्टीजमेंट कहां पर डिस्प्ले हो रहा है? इंडियन कस्टमर्स को डिस्प्ले हो रहा है, या फिर जो लोग इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं उनको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहां पर इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा सर। यहां पर इस केस में आपका इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा, जो कि होगा 2% का, जो कि होगा 2% का। यहां पे आपका इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा 2% का, इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा 2% का ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। और मैं यहां पर बता दूं कि यहां पे टीडीएस जैसा काम नहीं होगा, यहां पे टीडीएस जैसा काम नहीं होगा। इक्विलाइजेशन लेवी होगा 2% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि ये जो 2% है, ये जो 2% है, ये डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये डिपॉजिट करना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को टू द गवर्नमेंट। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को जमा करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। जैसे आपका पहले वाले केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में क्या हो रहा था? जो पेयर था, जो पैसा दे रहा था, वो इक्विलाइजेशन लेवी काट के पेमेंट कर रहा था और इक्विलाइजेशन लेवी का पैसा गवर्नमेंट को दे रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, एक नॉन रेसिडेंस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इंडिया में किसी रेसिडेंट को माल बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी, और बदले में यहां पर इसे कंसिडरेशन मिला, मान लो 5 लाख रुपए का। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर को इस 5 लाख में से 2%, इस 5 लाख में से 2% उसे किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब ये इनकम टैक्स की तरह काम कर रहा है, 5 लाख का 2% यानी कि 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को देने पड़े। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे पिछले वाले केस में आपने बताया था कि अगर पेमेंट 1 लाख से ज्यादा की होगी तभी ये प्रोविजन लगेंगे, यहां पर भी कोई थ्रेशोल्ड है क्या? हाँ, यहां पर भी थ्रेशोल्ड है, आपका ये इक्विलाइजेशन लेवी तभी एप्लीकेबल होगा, ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका कंसिडरेशन रिसीव्ड एग्रीगेट में बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज मोर देन और इक्वल टू 2 करोड़।
अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2 करोड़ या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन मिलता है, 2 करोड़ या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन मिलता है, तभी इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर एग्रीगेट कंसिडरेशन 2 करोड़ से कम है, एग्रीगेट कंसिडरेशन अगर 2 करोड़ से कम है, तो यहां पर आपका इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। अच्छा, और इसके एक्सेप्शंस है। कब इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा? तो एक तो हो गया कि अगर आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसको जो कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई है, इसको जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है एग्रीगेट में अगर वो लेस देन 2 करोड़ है, लेस देन 2 करोड़ है तो नहीं लगेगा। दूसरा केस, अगर जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका पीई इन इंडिया है, अगर पीई इंडिया में आ गया तो आप नॉर्मली इनकम टैक्स में ही फॉल कर जाओगे, तो यहां पर इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, यहां पर इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। और तीसरा केस है अगर आपका इक्विलाइजेशन लेवी कवर्ड है अंडर सेक्शन 165, यानी कि वो एडवर्टीजमेंट सर्विस है जिसपे ऑलरेडी 6% का लेवी लग रहा है, तो वो यहां पर फॉल नहीं करेगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं 165A। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 165A। कैसे याद रखोगे? A फॉर अमेजन। तो 165A ये किसके लिए बनाया गया? अमेजन के लिए बनाया गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बनाया गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बनाया गया। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165A imposes a charge on e-commerce supply or services provided by non-resident e-commerce operator। अगर एक नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स सप्लाई करता है, मतलब ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वहां पर हम 165A लगाएंगे और लेवी, इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा 2% का ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द ई कॉमर्स सप्लाई। यहां पे इक्विलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होगी। जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, जो इंडिया में ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको 2% का पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब जो भी कंसिडरेशन वो रिसीव करेगा उसका 2% वो सरकार को इक्विलाइजेशन लेवी देगा। किसके ऊपर लगेगा? द लेवी अप्लाइज टू द सप्लाईज प्रोवाइडेड टू। आपने सप्लाई किसको करी है? गुड्स एंड सर्विसेज किसको दी है? आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को दी है, पर्सन यूजिंग द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आया है, लोकल वाईफाई यूज करता है, या फिर आपने नॉन रेसिडेंट को गुड्स एंड सर्विस दी है स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस पे। दो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस हैं, मैंने आपको बताया। अगर आप एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज उसको दे रहे हो जहां पे आप इंडियन रेसिडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, या फिर इंडिया के आईपी एड्रेसेस को टारगेट कर रहे हो, या फिर आपने जो डेटा कलेक्ट किया है इंडिया में आप उसको बेच रहे हो। एनआर को आप इंडियन रेसिडेंट्स का डेटा बेच रहे हो, एनआर को आप इंडियन रेसिडेंट्स का डेटा बेच रहे हो, या फिर एनआर को इंडियन आईपी एड्रेसेस का डेटा बेच रहे हो, तो वो भी यहां पर फॉल कर जाएगा, वो भी यहां पर फॉल कर जाएगा। क्या क्या आएगा? ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय द ऑपरेटर, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज बाय द ऑपरेटर। मतलब क्या हुआ सर? देखो अमेजन जो है वो डायरेक्टली अपने गुड्स भी बेचता है कस्टमर्स को। अमेजन डायरेक्टली अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है कस्टमर को। जहां पर कस्टमर क्या करता है सर? कस्टमर अमेजन को डायरेक्टली पैसा देता है सर, अमेजन को डायरेक्टली पैसा देता है सर। अमेजन किसी दूसरे व्यक्ति का माल भी बेचता है। मान लो कोई रेसिडेंट है, या कहो कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई नॉन रेसिडेंट है, वो अमेजन के थ्रू कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है।
या फिर कोई रेसिडेंट है, वो अमेजन के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। तो राजा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। या तो अमेजन अपने खुद के गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को दे रहा होगा, या तो अमेजन के प्लेटफॉर्म पे कोई नॉन रेसिडेंट कस्टमर्स को माल बेच रहा होगा, या फिर अमेजन के प्लेटफॉर्म पे कोई रेसिडेंट कस्टमर्स को माल बेच रहा होगा। प्लीज मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात सुनना। सर अगर अमेजन अपने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को दे रहा है और अमेजन का इंडिया में कोई पी नहीं है, तो यहां पर इक्विलाइजेशन लेवी लग जाएगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंट अमेजन के थ्रू कस्टमर्स को माल बेच रहा है और इस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई पी नहीं है, तो यहां पर भी इक्विलाइजेशन लेवी लग जाएगा। सर रेसिडेंट अगर अमेजन के थ्रू माल बेच रहा है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है, वो अगर अमेजन के थ्रू माल बेच रहा है, तो वहां पर इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो रेसिडेंट है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है, ये तो नॉर्मली इनकम टैक्स में फॉल कर जाएगा ना। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर विदाउट पी इन इंडिया या फिर कोई नॉन रेसिडेंट विदाउट पी इन इंडिया वो अमेजन के थ्रू माल बेचेगा, तो इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। मेरी फीलिंग समझ में आ रही है? देखो, माल बेचने वाला व्यक्ति जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है, वो व्यक्ति अगर नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया में पी नहीं है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया में पी नहीं है, तो बाबू यहां पे इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर गुड्स एंड सर्विस बेचने वाला एक रेसिडेंट है या फिर गुड्स एंड सर्विस बेचने वाला एक नॉन रेसिडेंट है जिसका पी इंडिया में है, ऐसे केस में राजा बेटा इक्विलाइजेशन लेवी आपका कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गया? अगर गुड्स एंड सर्विस बेचने वाला अगर एनआर है या फिर गुड्स एंड सर्विस बेचने वाला एनआर है जिसका इंडिया में पी नहीं है, तो इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर गुड्स एंड सर्विस बेचने वाला रेसिडेंट है या फिर एनआर है विद पी, वहां पे इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगता है, वहां पे तो नॉर्मल आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। तो कह रहा है कि ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय द ऑपरेटर, मतलब अमेजन बेच रहा है, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द ऑपरेटर, या फिर फैसिलिटेशन ऑफ द अबव, मतलब अमेजन क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विस बेचने में मदद कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने में मदद कर रहा है। फैसिलिटेशन ऑफ द अबव टू द नॉन रेसिडेंट सेलर who is not having P in India, जिसका इंडिया में P नहीं है। फैसिलिटेशन ऑफ द अबव, फैसिलिटेशन मतलब गुड्स एंड सर्विस बेचने में मदद कर रहा है किसी नॉन रेसिडेंट सेलर को जिसका इंडिया में P नहीं है। इसके बाद जो एग्रीगेट कंसिडरेशन आपको मिलनी चाहिए इंडिया से, वो एक्सीड करनी चाहिए 2 करोड़ से। अगर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो सर वहां पर आपके पास ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एग्जेम्पशन मैंने आपको बता दिया कि सर अगर 2 करोड़ से कम है, तो वहां पर नहीं लगेगा। अगर ऑपरेटर का इंडिया में पी है तो नहीं लगेगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन ऑलरेडी 165 में कवर हो गया है, तो वहां पर भी आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा 1050 का जो अभी एग्जेम्पशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा कि अगर कंसिडरेशन इक्विलाइजेशन लेवी में एप्लीकेबल हो गई, तो फिर वो वाली इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो 1050 में एग्जेम्प्ट हो जाए। जैसे मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर को 4 करोड़ रुपए मिले जिसपे इक्विलाइजेशन लेवी लग गया, तो अब ये 4 करोड़ रुपए इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल नहीं होगा।
या तो इक्विलाइजेशन लेवी लगेगी या तो इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, दोनों नहीं लग सकते। तो अगर इक्विलाइजेशन लेवी लग गया है किसी अमाउंट पे, तो वो वाली अमाउंट पे फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसे 1050 में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सर यहां पर जो ऑपरेटर है उसे क्या करना है सर, उसे खुद से क्वार्टरली ये इक्विलाइजेशन लेवी पे करना है। पहले क्वार्टर का आप लोग कब तक पे करोगे, क्वार्टर एंड होने के 7 दिन के अंदर, यानी कि 7 जुलाई। दूसरे क्वार्टर का कब पे करोगे, क्वार्टर एंड होने के 7 दिन के अंदर, यानी कि 7 अक्टूबर। तीसरे क्वार्टर का आप लोग कब भरोगे, क्वार्टर एंड होने के 7 दिन के अंदर, यानी कि 7 जनवरी। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर है उसका आपको जमा करना है 31 ऑफ मार्च तक। इसके बाद जो आपका ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसे एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, जैसे वहां पे फाइल करनी पड़ती है गूगल टेक्स में। 30 जून तक आपको ये फाइल करनी पड़ेगी। जो एनआर है उसे आपके पास रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन टैक्स अथॉरिटी के पास फॉर ईएल कंप्लायंस। बेकार पॉइंट है। इसके बाद जो पेनल्टीज हैं वो सारी सिमिलर हैं जो मैंने आपको वहां पर पढ़ाई थी। ठीक है, मोटा मोटा चीज जो तुमको याद रखना है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि नॉन रेसिडेंट है और जिसके पास इंडिया में पी नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है इंडिया में किसी रेसिडेंट को, या फिर इंडिया में किसी भी व्यक्ति को जिसके पास इंडिया का आईपी एड्रेस है, या फिर नॉन रेसिडेंट को वो दो चीजें बेच रहा है। नॉन रेसिडेंट को वो एडवर्टीजमेंट सर्विस बेच रहा है और वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में इंडिया के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर इंडिया के लोगों का या इंडिया के आईपी एड्रेस का डेटा बेच रहा है एनआर को, तो वो इक्विलाइजेशन लेवी में आ जाएगा। 2% ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड का आपको इक्विलाइजेशन लेवी लगता है। ऑपरेटर को अपने पास से ये पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है। यहां पर एक चीज याद रखनी है कि इक्विलाइजेशन लेवी तभी लगेगा जब आपका साल भर में जो एग्रीगेट कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ या उससे ज्यादा का है। राइट। अच्छा, अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे कोई नॉन रेसिडेंट व्यक्ति माल बेच रहा है जिसका इंडिया में पी नहीं है, वहां पर भी इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे कोई रेसिडेंट माल बेच रहा है या फिर कोई नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है वो माल बेच रहा है, तो इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे कोई रेसिडेंट या फिर कोई एनआर विद पी माल बेच रहा है, वहां पर इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। सर जो भी इक्विलाइजेशन लेवी है वो क्वार्टरली आपको जमा करनी है। पहले क्वार्टर का 7 जुलाई को, दूसरे क्वार्टर का 7 अक्टूबर को, तीसरे क्वार्टर का 7 जनवरी को और चौथे क्वार्टर का 31 मार्च तक जमा करना है। इसके अलावा इक्विलाइजेशन लेवी की स्टेटमेंट जमा करनी है, वो 30 जून तक करनी है। बाकी पेनल्टीज वाला पॉइंट सेम है कि अगर आपने टीडीएस काट लिया और जमा नहीं किया तो ऐसे केस में आपकी अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी और आपकी वही वाली चीजें। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए। मेन चीजें मैंने आपको इसमें करा दी हैं। आ जाइए, अब हम लोग जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एबीसी आईएनसी एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है यूएसए में। Own and manage a website which act as a marketplace for buying and selling of goods and also host the advertisement. ABC INC has no physical presence in India and no permanent establishment in India. तो ABC INC एक यूएस की कंपनी है जो एक वेबसाइट चलाती है जिसमें ये मार्केट प्लेस की तरह काम करती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा ये एडवर्टीजमेंट्स भी देती है। और एबीसी आईएनसी का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मतलब कि ये एनआर है और इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। रघु एक डोमेस्टिक कंपनी है। रघु ने 3 लाख रुपए की पेमेंट करी है 30 जून को टुवर्ड्स प्रोक्योरिंग द ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस टू द एबीसी आईएनसी फॉर हिज बिजनेस। रघु रेमिटेड द इक्विलाइजेशन लेवी ऑन 23 मार्च 2025। आप समझिएगा क्या हुआ है सर। एबीसी आईएनसी एक एनआर है और इसका इंडिया में कोई पी नहीं है। इसने एडवर्टीजमेंट स्पेस बेचा है रघु को।
इसने एडवर्टीजमेंट स्पेस सेल किया है रघु को, जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कि रेसिडेंट, जो कि आपकी रेसिडेंट, और इसने इस चीज के लिए पेमेंट करी है। इसने इस चीज के लिए पेमेंट करी है। कितने की पेमेंट करी है? 3 लाख रुपए की पेमेंट। ठीक है, अब पहले तो सोच कर बताओ कि यहां पे 165 लगेगा कि 165A लगेगा? सर 165 लगेगा, क्योंकि 165 किस पे लगता है? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे भी लगता है और सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस पे भी लगता है। 165 जो है वो आपका, जो आप स्पेस बेचते हो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचते हो, उस पे भी लगता है, उस पे भी लगता है। तो अगर आप रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट स्पेस बेच रहे हो तो वो आपके पास 165 में कवर हो जाएगा। तो इस पे आपको 6% का इक्विलाइजेशन लेवी काटना चाहिए। इस पे आपको 6% का इक्विलाइजेशन लेवी काटना चाहिए, यानी कि 18,000 रुपए काटना चाहिए। आपने ये पेमेंट कब करी थी? आपने ये पेमेंट करी थी 30 जून को। आपने ये पेमेंट कब करी थी? सर आपने ये पेमेंट करी थी 30 जून 2024 को। आपने ये पेमेंट करी थी 30 जून 2024 को। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास कब तक जमा होना चाहिए था? अगले महीने की 7 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए था। ये 7 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए था। ये था ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। ये था ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अब आपने ये पैसा कब जमा किया? आपने ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किया। अबे तेरी, आपने ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में कब जमा किया? आपने ये जमा किया मार्च 2025। आपने ये पैसा कब जमा किया? आपने ये पैसा जमा किया मार्च 2025, 23 मार्च 2025। तो देखो, आपने डिले कर दिया डिपॉजिट करने में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इक्विलाइजेशन लेवी, अगर आपने लेट डिपॉजिट किया, अगर आपने लेट डिपॉजिट किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितने की लगेगी? 1,000 रुपए पर डे की लगेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी लगेगी? मैक्सिमम लगेगी जितना इक्विलाइजेशन लेवी है। तो आपका इक्विलाइजेशन लेवी 18,000 रुपए है। अब अगर तुम डीले देखोगे तो डीले तुम्हारे पास लगभग जुलाई से मार्च, मतलब 9 महीने का डीले है। 9 महीने का डीले है। अगर ये वाली अमाउंट आप निकालोगे तो काफी ज्यादा आएगी। इन दोनों में जो भी लोअर है उसकी पेनल्टी लगती है, यानी कि आपको 18,000 रुपए की यहां पर पेनल्टी देनी। प्लस क्योंकि आपने लेट डिपॉजिट किया है, लेट डिपॉजिट किया है, तो लेट डिपॉजिट की वजह से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट लगेगा जुलाई से लेकर मार्च तक का। जुलाई से मार्च हो गया 9 महीने, यानी कि 18,000 पे 1% का ब्याज आपको देना पड़ेगा 9 महीने के लिए। तो 18,000 पे 9% का ब्याज 1620, यानी कि आप टोटल पेमेंट कितनी करोगे? टोटल पेमेंट आप कितनी करोगे? जब 23 मार्च को आप पेमेंट करोगे तो 23 मार्च को आप 18,000 रुपए का लेवी दोगे, 18,000 रुपए की आप पेनल्टी दोगे और 1620, यानी कि 37,620 की आपको पेमेंट। आगे क्या कहता है सर? आगे क्या कहता है? आगे कहता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रघु ऑल्सो टुक द सर्विसेज ऑफ LMF INC, अ यूके बेस्ड कंपनी जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। LMF INC एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, एंड द सर्विस इज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, और वो सर्विस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को ही कनेक्ट करती है। तो सर LMF एक NR है, LMF एक NR है, एक NR है जिसका इंडिया में PE है, जिसका इंडिया में PE है। हमने इसको पेमेंट करी है, हमने इसको पेमेंट करी है 4,50,000 की। इसने भी हमको एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी है और हमने इसको पेमेंट करी है 5 लाख रुपए, नहीं 4.5 लाख रुपए। हमने इसको 4.5 लाख रुपए की पेमेंट करी है। हम रघु हैं और हम रेसिडेंट हैं। क्या यहां पर भी इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा? सर नहीं लगेगा। इक्विलाइजेशन लेवी तभी लगता है जब आप NR हो और आपका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो सर यहां पे क्या लगेगा? सर यहां पे नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे, और क्योंकि यूके बेस्ड कंपनी है, हम मान के चल रहे हैं कि इनका इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर है, मतलब पोयम जो है वो इसकी इंडिया के बाहर है।
ओएम अगर इंडिया के बाहर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एनआर हो जाएगा। और जब आप एनआर को 4.5 लाख की पेमेंट करोगे तो इसमें आपको सेक्शन 195 का यहां पे टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछेगा, आपसे पूछेगा इंप्लीकेशन ऑफ द इक्विलाइजेशन लेवी। तो इक्विलाइजेशन लेवी आपकी लगेगी जब आपने पेमेंट करी होगी एबीसी आईएनसी को, एबीसी आईएनसी को जब आपने पेमेंट करी होगी तो लगेगी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 7 जुलाई को पेमेंट होना चाहिए था, आपने पेमेंट 23 मार्च को करी, उसकी इंप्लीकेशन क्या आएगी, उसकी इंप्लीकेशन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या ऊपर लिखी हुई किसी पेमेंट पे टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे। आपने एलएमएफ को जो पेमेंट करी है वहां पे टीडीएस के प्रोविजन। तो सबसे पहले देखो 18,000 का लेवी है जो आपको 7 जुलाई तक जमा करना चाहिए था, आपने 23 मार्च को जमा किया, 9 महीने का आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1620 रुपए का। इसके अलावा पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए पर डे की, जो कि मैक्सिमम कितनी जाती है, लेवी की अमाउंट की जाती है, जो कि आपके पास 18,000 रुपए। टीडीएस का इंपैक्ट आपका निकल कर आएगा 1050 में, ये अमाउंट एबीसी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एलएमएफ के केस में इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा क्योंकि उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। क्योंकि इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, वहां पे नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे, तो आप यहां पे टीडीएस काटोगे, कौन से सेक्शन में काटोगे, 195 में आप इसका, ठीक है। जब भी हम एनआर को पेमेंट करते हैं तो 195 का टीडीएस काट, जब भी हम एनआर को पेमेंट करते हैं तो 195 का टीडीएस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑफ कारपेट टू एक्सपैंड द इंटरनेशनल सेल्स। It hired a London-based company for the online advertisement. शाइन का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो लंदन बेस्ड कंपनी है शाइन, लंदन बेस्ड कंपनी है शाइन, मतलब कि शाइन एनआर है, और एनआर का इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसने इंडिया में एक रेसिडेंट को सर्विस दी है, तो इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। सन लिमिटेड ने यहां पर 5 लाख का पेमेंट करा है शाइन को, 15 मार्च को पेमेंट करा है, और ये पैसा इन्होंने गवर्नमेंट के पास, इक्विलाइजेशन लेवी का पैसा इन्होंने गवर्नमेंट के पास 15/4 को जमा किया। तो क्या यहां पे इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा सर। इस 5 लाख पे 6% का इक्विलाइजेशन लेवी आएगा, यानी कि 30,000 रुपए का आपको इक्विलाइजेशन लेवी काटना चाहिए था, और 15 मार्च को आपने पेमेंट करी थी, 15 मार्च को काटना चाहिए था, और ये आपको अगले महीने की 7 तारीख को, यानी कि 7 अप्रैल तक गवर्नमेंट के पास जमा करना चाहिए था। आपने गवर्नमेंट को कब जमा किया? आपने गवर्नमेंट को जमा किया 15 अप्रैल को, यानी कि आपने 8 दिन का डिले किया, यानी कि पार्ट ऑफ द मंथ को कंप्लीट मंथ ले लेते हैं, 1 महीने का आपको ब्याज लगेगा, तो 30,000 पे 1% का ब्याज आएगा, यानी कि आपको 300 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। 30,000 रुपए का इक्विलाइजेशन लेवी हो गया, 8 दिन का डिले हो गया, 1% का ब्याज लगेगा 1 महीने के लिए, यानी कि आपको 300 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस विच पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड? अच्छा, पेनल्टी कब नहीं लगेगी सर? अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, रीजनेबल कॉज है डिले का, और वो आप कन्वे कर दो, तो एओ उस केस में आपको पेनल्टी नहीं लगाएगा। Sun Limited agree with the order of imposing the penalty. What is the time limit for filing the appeal against the order of the AO imposing the penalty? अगर AO ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी है तो उस पेनल्टी के अगेंस्ट पे आप कब तक अपने पास अपील कर सकते हो? तो 30 दिन का समय होता है, आप 30 दिन तक कर सकते हो, 30 दिन तक कर सकते हो, ठीक है, 30 डेज तक आप ये कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद करोगे। ये क्वेश्चन थे, मैंने 3 करा दिए, 3 आप लोग कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। मेसर्स बॉगल एलएलसी एक एंटिटी है, रेसिडेंट इन यूएस, ओन्स एंड ऑपरेट्स अ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मतलब ई कॉमर्स है। ऑन दिस प्लेटफॉर्म इट फैसिलिटेट द सेल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स ओन्ड बाय द डिफरेंट एंटिटीज। तो इस पे वो डिफरेंट एंटिटीज के गुड्स को सेल करने का काम करती है। मेसर्स बॉगल एलएलसी डज नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो मेसर्स बॉगल एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है और इनका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 जुलाई इट गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31 जुलाई तक की इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 अगस्त से तो आपके प्रोविजन खत्म हो गए,
1 अगस्त से तो ये वाला लगेगा ही ना, ई कॉमर्स वाला 1 अगस्त से खत्म हो गया। तो 31 जुलाई तक क्या हुआ है, रिसीट फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया यूजिंग द इंटरनेट फ्रॉम इंडिया, हमने इंडिया में रेसिडेंट को माल बेचा है। सेल प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया व्हाइल विजिटिंग सम अदर नेबरिंग कंट्रीज। देखो, आपने इंडिया के रेसिडेंट को माल बेचा है, इंडिया का रेसिडेंट अगर मान लो दूसरी कंट्री में जाके माल खरीदता है, देन ऑल्सो वहां पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। जैसे मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, मैं सिंगापुर घूमने गया और सिंगापुर से मैंने अमेजन की ऐप पर कुछ ऑर्डर प्लेस किया, तो भले मैंने आईपी एड्रेस सिंगापुर का यूज किया, भाई उस वक्त मैं सिंगापुर में था तो इंटरनेट सर्विसेज में सिंगापुर में यूज कर रहा था, तो सरकार कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ई कॉमर्स ने, अमेजन ने माल किसको बेचा, रेसिडेंट को बेचा। अगर आपने इंडिया के रेसिडेंट को माल बेचा है, वो इंडिया का रेसिडेंट किसी भी कोने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वलाइजेशन लेवी के दायरे में आएगा। अगर आप एग्रीगेट अमाउंट देखो तो 1,96,00,000 और 7 लाख, एग्रीगेट अमाउंट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 2,03,00,000 रुपए, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा का है। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा का है तो यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी 165A में लगेगा, यानी कि आपको 2% का 203 लाख का, यानी कि 2 करोड़ 3 लाख का 2% आपको देना। देखो, रेसिडेंट इन इंडिया को अगर आपने माल बेचा, दुनिया के किसी भी कोने में बेचा, फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर इंडिया में रह के माल खरीदूं या इंडिया के बाहर रह के माल खरीदूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इंडिया के बाहर वाला कोई व्यक्ति इंडिया में आके माल खरीदेगा तो वो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करेगा, और अगर इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करेगा तो वहां पे भी इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी कब नहीं लगेगा, जब आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो और इंडिया का आईपी एड्रेस भी यूज नहीं कर रहे। जब आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो और इंडिया का आईपी एड्रेस भी यूज नहीं कर रहे तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से देखिएगा, 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, राइट। इनको देख लीजिएगा आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी मेरे बच्चों हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट। ये चैप्टर भी आपका हो गया है मित्रों, राइट।